आज इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एबीएसटी के सेकंड पेपर व्यावसायिक सांख्यिकी को शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, सांख्यिकीय अनुसंधान का आयोजन। इसमें हम पहले अनुसंधान क्या है, सांख्यिकीय अनुसंधान से क्या मतलब है, ये समझ लेते हैं। अनुसंधान का सिंपल शब्दों में यदि हम अर्थ कहें तो ज्ञान की खोज से है, और इस ज्ञान की खोज जो है समंकों का संग्रह करके और फिर विभिन्न सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग करके की जाती है। या दूसरे शब्दों में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई भी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्या है, उसका अध्ययन करने के लिए एक सिस्टमेटिक, सुव्यवस्थित तरीके से समंकों का संग्रहण व विश्लेषण करके उसके आधार पर निर्वचन की क्रिया को सांख्यिकीय अनुसंधान कहते हैं। तो सांख्यिकीय अनुसंधान के प्रमुख चरणों को हम देखेंगे। सांख्यिकीय अनुसंधान में कौन कौन सी स्टेजेस हैं, जिन स्टेजेस में सांख्यिकीय अनुसंधान किया जाता है। इसमें पहली स्टेज आती है अनुसंधान का आयोजन, यानी कि प्लानिंग। कि अनुसंधान के संबंध में सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, इसको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो प्लानिंग में हम अनुसंधान का उद्देश्य, क्षेत्र है, उसकी कैसी प्रकृति है, सोर्सेज क्या है, यूनिट क्या है और समंकों के संग्रहण की रीति क्या है, इन सब के संबंध में हम पहले योजना बना लेते हैं। दूसरा चरण इसमें आता है समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अनुसंधान का जो सेकंड स्टेप है वो समंकों को एकत्रित करने से संबंधित है। इसमें अनुसंधान के लिए आवश्यक डेटा है, उनका कलेक्शन किया जाता है। तो एक तरह से ये कच्ची सामग्री है अनुसंधान के लिए, जिसको हम इस स्टेज में एकत्रित करते हैं। इसके लिए हम शोध सहायकों की, सर्वेक्षकों की नियुक्ति करते हैं, प्रश्नावलियां, अनुसूचियां तैयार करते हैं, संबंधित व्यक्तियों को भेजने की व्यवस्था करते हैं और फिर वो वापस आने पर उनको सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट चरण इसमें आता है संग्रहित समंकों का संपादन। जब डेटा कलेक्ट हो गए तो उसके बाद उनकी एडिटिंग की जाती है, यानी कि उनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी शुद्धता का, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है। इसमें इस स्टेज में हम समंकों की छटनी करते हैं, अनावश्यक समंक हैं तो उनको हटा देते हैं, ताकि नेक्स्ट प्रोसेस में कोई भी अशुद्धि की संभावना उसमें नहीं रहे। तो इस तरह से एडिटिंग की जाती है समंकों की। उसके बाद नेक्स्ट एडिटिंग करने के बाद में समंकों का वर्गीकरण और सारणीकरण किया जाता है। तो एडिटिंग के नेक्स्ट जो है, जितने भी कलेक्टेड डाटा हैं उनको हम उनकी गुण और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों या श्रेणियों में विभाजित करते हैं और फिर सारणियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आगे विश्लेषण में हमें सुविधा रहे। उसके पश्चात प्रेजेंटेशन किया जाता है डेटा का, और ये प्रेजेंटेशन हम माध्यों के रूप में, चित्रों के रूप में, रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट चरण इसमें आता है समंकों का विश्लेषण। प्रेजेंटेशन के बाद में हम विभिन्न सांख्यिकीय रीतियों को यूज करके और समंकों का विश्लेषण करते हैं, यानी कि उससे हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि जो डेटा जिस उद्देश्य से हमने एकत्रित किए थे उस आधार पर हम उनका विश्लेषण करते हैं कि इन डेटा से क्या चीज निकल करके सामने आ रही है। तो इसके लिए हम
गणितीय मापों का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि माध्य है, अपकिरण है, सहसंबंध है। इन सब चीज़ों को आगे आप पढ़ेंगे सिलेबस में। और लास्ट प्रोसेस इसकी स्टेज जो है वो है निर्वचन व प्रतिवेदन लिखना। तो अनुसंधान का हम इसको अंतिम चरण कह सकते हैं। इसमें समस्त सारी सूचनाओं के आधार पर सही निष्कर्ष निकाला जाता है और उस निष्कर्ष के आधार पर फिर एक प्रतिवेदन के रूप में उसको तैयार किया जाता है, जो कि सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए और जहाँ तक हो सके संक्षिप्त भी होना चाहिए। इसके साथ ही निष्कर्षों को सारे निष्कर्ष इसमें सम्मिलित होने चाहिए। तो कई बार हम प्रतिवेदन लिखने के लिए योग्य लेखक का सहयोग भी ले सकते हैं। तो इस तरह से सांख्यिकीय अनुसंधान में ये मेन स्टेजेस हैं, जिसके अंतर्गत इस स्टेजेस के आधार पर इस स्टेप बाय स्टेप जो है कार्य किया जाता है। अब नेक्स्ट हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि सांख्यिकीय अनुसंधान की योजना किस तरह से बनाई जाती है और उसमें किन किन चीजों को हम शामिल करते हैं। तो सांख्यिकीय अनुसंधान की योजना बनाने के लिए जो है सबसे पहली जो इसमें हम ये देखेंगे कि भी किन किन कार्यों पर हमें विचार करना है योजना के लिए। तो सबसे पहले हमें समस्या को परिभाषित करना होता है, यानी कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सांख्यिकीय अनुसंधान कर रहे हैं वो किस चीज का कर रहे हैं। तो समस्या क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप या उसकी प्रकृति क्या है। तो हमें समस्या के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, ताकि जो अनुसंधान की योजना है वो हमारी बेकार न हो। और इसलिए भी समस्या को परिभाषित करना जरूरी है कि अनुसंधान के दौरान हमें कोई कठिनाई नहीं आए और जो समंक हैं वो उद्देश्य के अनुकूल ही हो और उन पर धन, समय और शक्ति व्यर्थ नहीं खर्च हो। जैसे मान लो यदि हमें साक्षरों के संबंध में समंक इकट्ठे करने हैं, तो हमें पहले ये निश्चित करना होगा कि साक्षर का मीनिंग क्या है। केवल कोई व्यक्ति अपना नाम लिख पा रहा है, साइन कर पा रहा है, तो क्या उसको हम साक्षर कहेंगे? या फिर वो कई तरह की लैंग्वेज जानता है तो हम उसको साक्षर कहेंगे? तो कहने का मतलब है कि हमें उसका मीनिंग निश्चित करना होगा। तो इस तरह से हमें सबसे पहले समस्या की परिभाषा देखनी होगी कि समस्या क्या है, किस समस्या पर हम अनुसंधान करने जा रहे हैं। तो समस्या परिभाषित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आधार है, उसी पर ही सारी समस्या पर ही सारी हमारा अनुसंधान डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे अनुसंधान का उद्देश्य निश्चित करना नेक्स्ट योजना में। तो समस्या क्या है ये हमने निश्चित कर लिया, उसके बाद में हमें अनुसंधान किस पर्पस से किया जा रहा है, क्यों करना है, ये हमें निश्चित करना होगा। क्योंकि उद्देश्य बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम ये निश्चित कर सकते हैं कि कौन से आंकड़े हमें एकत्रित करने हैं। तो उद्देश्य के आधार पर ही हमें आंकड़े इकट्ठे करने में सहायता मिलती है। और एकत्रित समंक करते समय हमें कोई भी कठिनाई है या कोई प्रश्न है तो उसका हल हम सरलता से निकाल सकते हैं। उद्देश्य सामान्य भी हो सकता है, विशिष्ट भी हो सकता है। जैसे मान लो यदि जनगणना या उत्पादन आदि से संबंधित समंकों का हम संग्रहण कर रहे हैं तो वो सामान्य उद्देश्य कहलाएगा। लेकिन यदि हम श्रमिकों के जीवन निर्वाह संबंधी समंक इकट्ठे कर रहे हैं तो ये एक विशिष्ट कार्य के लिए उद्देश्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है अनुसंधान का क्षेत्र। उद्देश्य निश्चित कर लेने के बाद हमें अनुसंधान का क्षेत्र एरिया भी निश्चित करना पड़ेगा, यानी कि अनुसंधान में समय, स्थान और जो इकाई है इन सब की हमें सीमाएं निश्चित करनी होगी।
ताकि समय, धन और शक्ति का दुरुपयोग भी नहीं हो और शुद्ध निष्कर्ष हमारे तक पहुँच सके। तो अनुसंधान का क्षेत्र इस तरह से चयन हो सकता है, जैसे यदि राजनीतिक आधार पर कर रहे हैं, तो अलग-अलग स्टेट वगैरह हम ले सकते हैं, या आर्थिक आधार पर कर रहे हैं तो कृषि उद्योग है, या घरेलू उद्योग धंधे उनके आधार पे कर रहे हैं, इन चीज़ों को ले सकते हैं, या प्राकृतिक भाग के आधार पे कर रहे हैं, तो मैदान, जंगल, पहाड़ इस तरह से हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें अनुसंधान का क्षेत्र भी पहले से डिसाइड करना होगा। उसके पश्चात आता है अनुसंधान का समय। समय भी निश्चित करना बहुत आवश्यक है, एकदम एक्यूरेट निश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी हद तक पहले से देख लेना चाहिए, ताकि हम समय पर अपनी योजना पूरी कर सकें, अनुसंधान का कार्य पूरा कर सकें। नए समंकों के एकत्र करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगे और न ही हम इतनी जल्दी में करें कि वो प्रॉपर से कार्य नहीं हो पाए। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें समय संबंधी सीमा भी पहले से ही डिसाइड कर लेनी चाहिए कि ये हमारा इतना काम है और इस काम में हमें कितना समय लगने वाला है। तो उसी के आधार पर और किस समय हम जिस तरह के आंकड़े हमें इकट्ठे करने हैं, किस समय वो उचित रहेगा, ताकि वो पूरी शुद्धता के साथ हम उनको इकट्ठा कर सकें, उनमें सजातीयता भी बनी रहे। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके पश्चात नेक्स्ट है सूचना के स्रोत, सोर्सेज क्या हैं? हमें ये निश्चित करना होगा कि सूचना कहाँ से हमें मिलेगी। सूचना के स्रोत प्राथमिक हो सकते हैं या द्वितीयक हो सकते हैं। प्राथमिक का मतलब है कि जब हम नए सिरे से नई योजना बना कर के शुरू से लेके अंत तक पूरा कार्य संकलन का हम स्वयं कर रहे हैं, तो वो प्राथमिक समंक कहलाते हैं। और द्वितीयक समंकों में ये होता है कि पहले से ही आंकड़े इकट्ठे किए हुए हैं, हम उन इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को अपने उद्देश्य के अनुसार उनको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से सोर्स कौन से होंगे, ये भी हमें देखना होगा। तो प्राथमिक है तो उस हिसाब से हमें योजना बनानी होगी, और यदि द्वितीयक समंक है तो उसके अनुसार हमें चीज़। नेक्स्ट है अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान जो हम करते हैं वो कई तरीके से हो सकता है। हाँ, उसमें है संगणना अथवा निदर्शन। तो संगणना के अंतर्गत अनुसंधान के संपूर्ण क्षेत्र या समग्र की प्रत्येक इकाई से सूचना प्राप्त की जाती है, तो वो संगणना के आधार पर कहलाता है। दूसरा जो निदर्शन है, उसमें समग्र में से प्रतिदर्श सैंपल के रूप में कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुनकर उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, तो वो निदर्शन कहलाता है। इसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है। प्रत्यक्ष जिसमें तथ्य प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किए जाते हैं, जैसे कि विद्यार्थियों की लंबाई संबंधी सूचना का माप करना हो तो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात किया जाएगा। परंतु यदि उनकी योग्यता की जांच करनी है तो अप्रत्यक्ष रूप से करनी होगी, जैसे कि उनकी कोई एग्जाम वगैरह लेकर के। इसी तरह से प्रारंभिक अथवा पुनरावर्तन अनुसंधान भी हो सकता है। प्रारंभिक अनुसंधान में जो पहली बार किसी क्षेत्र में पहली बार अनुसंधान किया जा रहा हो तो वो प्रारंभिक होता है, और पुनरावर्तक अनुसंधान पहले से किसी अनुसंधान के आधार पर किया जाता है, जैसे कि जनगणना हर 10 वर्ष के बाद में रिपीट होती है, तो वो पुनरावर्तक कहलाती है। गुप्त अथवा सार्वजनिक अनुसंधान भी हो सकता है। गुप्त अनुसंधान गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा करवाया जा सकता है, सार्वजनिक हित में करवाया जा सकता है, उसकी पद्धति गोपनीय रखी जाती है, उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते। जबकि सार्वजनिक अनुसंधान जो है वो सार्वजनिक पर्पज से किया जाता है और उसका प्रकाशन जनता के लिए किया जाता है। इसी तरह से क्रमिक अथवा विशेष अनुसंधान भी हो सकता है। तो क्रमिक अनुसंधान में स्थायी विभाग के अंतर्गत नियमित रूप से लगातार समंक एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं, तो वो क्रमिक अनुसंधान कहलाता है। इसके विपरीत विशेष अनुसंधान कभी एक बार किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो विशेष कहलाता है।
सरकारी, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी अनुसंधान भी हो सकता है। तो सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा कोई जांच होती है, अनुसंधान होता है, तो वो सरकारी अनुसंधान कहलाएगा। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, जैसे कि व्यावसायिक संस्था है, बैंक है, समाचार पत्र या व्यक्तियों द्वारा कोई जांच की जाती है, तो वो गैर सरकारी कहलाती है। अर्ध सरकारी के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका, विश्वविद्यालय या इस तरह की बॉडीज आती हैं, तो वो कोई भी अनुसंधान कराती हैं, तो वो अर्ध सरकारी की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से डाक द्वारा या व्यक्तिगत भी हो सकता है। जब हम डाक द्वारा प्रश्नावलियां वगैरह व्यक्तियों को भेजकर मंगवाते हैं, तो वो डाक द्वारा अनुसंधान कहलाता है। और इसके विपरीत यदि व्यक्तिगत जांच सूचना देने वाले व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क करके की जाती है, तो वो व्यक्तिगत कहलाती है। नेक्स्ट आयोजन का नेक्स्ट स्टेप है सांख्यिकीय इकाई। तो इकाई से क्या मतलब है कि किसी भी वस्तु को मापने के लिए कोई आधार हमें निश्चित करना पड़ता है, वो आधार माप या पैमाना कहलाता है, और ये माप या पैमाना ही सांख्यिकीय इकाई कहलाती है। तो अनुसंधान से पहले ही हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए कि सांख्यिकीय इकाई क्या है, जिसके आधार पे हमें समंक इकट्ठे करने हैं, क्योंकि फिर उसी के आधार पे विश्लेषण निर्वचन का कार्य होता है। तो समंकों में तुलना व एकरूपता भी रहती है यदि इकाई निश्चित रहती है तो। जैसे कि हमें थोक मूल्य लेने हैं या खुदरा मूल्य लेने हैं, मजदूरी सामान्य लेनी है या वास्तविक लेनी है, तो ये चीज पहले से क्लियर होनी चाहिए। सांख्यिकी इकाई के लिए हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी इकाई एक गुण अथवा गुणों का समूह है, जिसे परंपरागत रूप से चुना गया है ताकि उन गुणों को रखने वाले व्यक्ति या वस्तुएं किसी सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए गिनी या मापी जा सके। तो इस तरह से जो सांख्यिकीय इकाई है गुण अथवा गुणों का समूह है, और इसको अनुसंधान के लिए माप के रूप में रखा जाता है। तो अनुसंधान की जो इकाई है वो विशिष्ट और भ्रम रहित होनी चाहिए, यानी कि सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, उनमें एक रूपता होनी चाहिए ताकि हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से उसका यूज कर सकें। स्थायी भी होनी चाहिए, यानी बार बार उसमें परिवर्तन नहीं हो, और उसके अलावा जो इकाई है वो अनुसंधान के लिए उपयुक्त या सर्वमान्य होनी चाहिए। ये सांख्यिकीय इकाई जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक तो मापन की इकाई और एक विश्लेषण और निर्वचन की इकाई। तो जो मापन की इकाई है वो दो तरह की हो सकती है, सरल और मिश्रित। सरल है जिसको हम एक ही शब्द में व्यक्त करते हैं, जैसे कि घंटे, टन, मीटर, पौंड आदि। मिश्रित इकाई में हम दो सरल इकाइयों का मिलकर के प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम मिश्रित इकाई कहते हैं, जैसे कि रेल यात्री, टन, किलोमीटर, श्रम, घंटे। तो इस तरह से ये मिश्रित कहलाती है। विश्लेषण और निर्वचन की इकाई जो है सांख्यिकीय समंकों की तुलना और निर्वचन करने के लिए यूज में लाई जाती है, इसलिए हम इसको विश्लेषण निर्वचन की इकाई कहते हैं। तो विश्लेषण निर्वचन की इकाई को हम दर या प्रतिशत के रूप में प्रकट कर सकते हैं, अनुपात के रूप में प्रकट कर सकते हैं, या फिर गुणांक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट आता है परिशुद्धता की मात्रा। तो सांख्यिकीय अनुसंधान से पहले हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि शुद्धता कितनी रिक्वायर्ड है, विभिन्न स्तरों पर शुद्धता कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का ही विज्ञान है। तो इसमें जो नियम है वो औसत रूप से ही सत्य होते हैं। तो बहुत उच्च स्तर की शुद्धता तो इसमें पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी समस्या की प्रकृति, अनुसंधान का उद्देश्य, क्षेत्र और उपलब्ध साधनों के आधार पे हमें ये देखना चाहिए
कि परिशुद्धता की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो मात्रा हमें पहले से ही निर्धारित कर लेनी चाहिए। इससे क्या है, प्रत्येक सांख्यिकी समस्या की प्रत्येक मद के संबंध में यदि हम पहले से ही निश्चित मात्रा परिशुद्धता की निर्धारित कर लेते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक संग्रहित तथ्य इस सीमा तक शुद्ध है या नहीं है, और ये सीमा उच्चतम परिशुद्धता के समकक्ष होनी आवश्यक नहीं है। एक उसकी लिमिट होनी चाहिए। हाईएस्ट शुद्धता उसमें संभव नहीं होती है। जैसे कि यदि हम गेहूं का उत्पादन बता रहे हैं, तो 5,55,02,210 टन की बजाय हम उसको 5.5 करोड़ भी कह सकते हैं। कोई इससे अंतर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से किसी व्यक्ति की आय हम बता रहे हैं, तो 13,500 रुपए की बजाय हम उसको 13.5 हजार रुपए में भी शो कर सकते हैं। तो इस तरह से परिशुद्धता की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये भी हमें पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए। उसके अलावा अनुसंधान का संगठन, यानी कि अनुसंधान का जो पूरा कार्य हमें करना है, उसमें कौन-कौन व्यक्ति कार्य करेगा, कितने प्रकार के लोग होंगे और उनके द्वारा क्या-क्या कार्य किया जाएगा, तो वो संगठन भी पूर्व से ही निश्चित होना चाहिए। कितने व्यक्ति काम करेंगे, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है या नहीं, और उनका सुपरविजन कौन करेगा, उनके उत्तरदायित्व अधिकार क्या होंगे, कार्यक्षेत्र क्या होगा, तो ये सारी चीजें संगठन के अंतर्गत प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। और लास्ट है समंकों का संग्रहण। तो उपरोक्त वाले सब बिंदुओं का निर्धारण करने के पश्चात जो अनुसंधान करता है, वो समंकों के संग्रहण का कार्य करता है। समंक किस विधि से एकत्रित किए जाएं, प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न होंगे, समंक संकलन की विभिन्न विधियों की क्या क्या विशेषताएं, गुण है या दोष, इन सब पर विचार करने के बाद ही अनुसंधानकर्ता को समंकों का संग्रहण प्रारंभ करना चाहिए। तो इस तरह से अनुसंधान के आयोजन में ये सारी चीजें हम कह सकते हैं ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए।